हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बाबा श्याम क्लासेज में। कल हमने प्रतिरोधों के संयोजन की पहली विधि श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रतिरोधों के संयोजन की दूसरी विधि समांतर क्रम संयोजन के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हमको अध्ययन करना है बेटा कौन सा संयोजन? समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में होता क्या है बेटा, आइए देखते हैं। कल भी हमने 3 प्रतिरोध लिए थे, आज भी हम कितने प्रतिरोध लेंगे बेटा? 3 प्रतिरोध। माना पहला प्रतिरोध क्या है बेटा? R1। जो दूसरा प्रतिरोध है हमारा वो कौन सा है बेटा? R2। और जो तीसरा प्रतिरोध है वो कौन सा है बेटा? R3। ठीक, इसमें बेटा कैसे संयोजित करते हैं? इसमें समस्त प्रतिरोधों के प्रथम सिरे को एक बिंदु से तथा द्वितीय सिरे को दूसरे बिंदु से संयोजित कर देते हैं। मतलब सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु से, क्या बेटा? सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से क्या करते हैं बेटा? संयोजित कर देते हैं। यानी पहले सिरे को एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से क्या करते हैं बेटा? संयोजित कर देते हैं। और इसके बाद क्या करेंगे बेटा? इसका कनेक्शन किससे करते हैं? बैटरी से। किससे करते हैं? बैटरी से। हमने कल भी माना था बैटरी का वोल्टेज कितना था बेटा? V। जब श्रेणी क्रम में संयोजित कर रहे थे बेटा तो समस्त प्रतिरोधों का वोल्टेज बदल रहा था। R1 में V1 जा रहा था, R2 में V2 जा रहा था और R3 में V3 जा रहा था। इसमें क्या होता है बेटा? जब समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तो समस्त प्रतिरोधों का वोल्टेज क्या होता है बेटा? समान होता है। यानी R1 का भी V होगा, R2 का भी V होगा और R3 का भी V होगा। बैटरी से जो धारा निकल रही है I एम्पियर की बेटा, ये पहले प्रतिरोध में ये बढ़ जाती है। ये पहले प्रतिरोध में I1, दूसरे में I2 और तीसरे में कितनी जाती है बेटा? I3। कितनी जाती है? I3। अब बताओ बेटा, अगर I1, I2 और I3 तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो किसके बराबर होगा? I के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बेटा? I के, क्योंकि यही I एम्पियर की धारा आगे जा करके 3 भागों में क्या हुई है? बट गई है। अब अगर यहाँ पर भी हम ओम का नियम लगाएं, ओम के नियम से अगर निकालना हो बेटा, पहले क्या निकालेंगे? पहले प्रतिरोध के लिए। ओम के नियम से पहले प्रतिरोध के लिए क्या होगा बताओ बेटा? V तो सेम है ना, बराबर क्या है बेटा? IR। I की जगह पर क्या है बेटा? I1। I की जगह पर क्या है बेटा? I1 और R की जगह पर क्या है बेटा? R1। समझ गए? V तो सेम है, I की जगह पर क्या है बेटा? I1 और R की जगह पर क्या है बेटा? R1। यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से अगर हम I1 निकाल लें तो क्या आएगा? V/R1 और इसको समीकरण 1 मानकर छोड़ देंगे। ठीक, आगे देखो बेटा, अगर हम दूसरे प्रतिरोध के लिए निकाल लें, किसके लिए बेटा? दूसरे प्रतिरोध के लिए। दूसरे प्रतिरोध के लिए अगर ऐसे लिखें बेटा तो I1 की जगह पर क्या हो जाएगा? I2। V चेंज नहीं होगा, बटे R1 की जगह पर क्या होगा बेटा? R2। इसको मान लें समीकरण 2। इसके बाद क्या निकालेंगे बेटा? तीसरे प्रतिरोध के लिए। तीसरे प्रतिरोध के लिए अगर तीसरे प्रतिरोध के लिए निकालें तो क्या आएगा बेटा? I3 बराबर V/R3। इसको मानेंगे समीकरण 3। ठीक, बट हमको पता है कि ये I1 प्लस अभी रहने दो। पहले क्या करें बेटा? समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ दें। क्या करें बेटा? समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर क्या करेंगे बेटा? तीनों समीकरण को जोड़ लेंगे। क्या बताया था जोड़ने का नियम? बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से, दाहिने पक्ष को दाहिने पक्ष से। यानी क्या लिखेंगे बेटा? I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। ठीक, फिर वी नो दैट, हमको पता है। क्या पता है बेटा? वी नो दैट क्या? ये I1 प्लस I2 प्लस I3 ये किसके बराबर है? I के। यानी जहाँ I1, I2 प्लस I3 लिखा है वहाँ पर क्या लिख सकते हैं? I। इसकी जगह पर क्या लिखेंगे? I। सो I बराबर, ऊपर से V कॉमन ले लें तो क्या बचेगा बेटा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, अब अगर V को पक्षांतर कर दें बेटा तो क्या आएगा? I/V बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर बेटा? अब अगर देखो बेटा, अगर इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके आगे करते हैं। आगे देखते हैं बेटा, पुनः ओम के नियम से, फिर से ओम का नियम देखते हैं।
पुनः ओम के नियम से क्या है बेटा, V बराबर आई आर। अगर यहाँ से R निकाल लें तो R बराबर क्या आएगा बेटा, V बटा आई। अगर इसको हम R बटे 1 कर दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दोनों को उल्टा कर दें तो क्या आएगा बेटा, 1 बटा R बराबर I बटा V। क्या निकला, 1 बटा R बराबर I बटा V। जहाँ I बटा V लिखा है वहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 बटा R। सो क्या आएगा बेटा, ये I बटा V की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 और आगे ऐसे ही जोड़ा जा सकता है। तो ये हमने क्या निकाला बेटा, समांतर क्रम संयोजन के लिए सूत्र निकाला। क्या होता है, 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। समझ गए क्या होता है समांतर क्रम संयोजन। इसमें समस्त प्रतिरोधों के प्रथम सिरे को एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से संयोजित कर देते हैं और इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। इस प्रकार के संयोजन में प्रतिरोधों का विभव क्या होता है बेटा, समान होता है, लेकिन सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा का मान क्या होता है, बदल जाता है। और सूत्र क्या निकला बेटा, 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। समझ गए, ये था बेटा समांतर क्रम संयोजन। अब आगे देखते हैं। बेटा प्रयोगों द्वारा देखा गया है, जनरली प्रयोगों द्वारा हमको पता चला है बेटा कि ये जो प्रतिरोध होता है ना, ये चालक की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती। चालक की लंबाई के क्या होता है बेटा, समानुपाती होता है। मतलब अगर चालक की लंबाई ज़्यादा है तो प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा, और अगर चालक की लंबाई कम है तो प्रतिरोध कम होगा। इसी प्रकार से इसको मान लिया समीकरण 1। इसी प्रकार से ये भी देखा गया बेटा कि यह क्या देखा गया बेटा, यह चालक के क्षेत्रफल के क्या बेटा, यह चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अपनी भाषा में समझना चाहें तो ऐसा कहा जा सकता है बेटा कि अगर क्षेत्रफल कम है तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा और क्षेत्रफल ज़्यादा है तो प्रतिरोध कम होगा। कैसा अनुपात है बेटा, व्युत्क्रमानुपात है। ठीक, अगर बेटा हम क्या करें, समीकरण 1 और 2 को मिला दें, समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर अगर मिला दें तो क्या लिखेंगे बेटा, R समानुपाती, इसको क्या लिखेंगे बेटा, L बटा A। ये तो होगा, इसको गुणा कर देंगे। अब हम जानते हैं कि जब भी समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो क्या लगाते हैं बेटा, कांस्टेंट लगाते हैं। और यहाँ पर जो हम कांस्टेंट लगाते हैं क्या लगाते हैं बेटा, रो। क्या लगाते हैं, रो। तो यहाँ लिख भी देंगे बेटा, यहाँ रो एक नियतांक है, यहाँ रो क्या है बेटा, एक नियतांक है। यहाँ रो एक क्या बेटा, नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, फिर से देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या माना बेटा, प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि किसी भी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के क्या होता है बेटा, समानुपाती होता है। सेकंड क्या है बेटा कि चालक का प्रतिरोध उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों समीकरणों को हमने मिला दिया। जब भी समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो क्या लगाते हैं बेटा, कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पर हमने कांस्टेंट क्या लगाया है, रो। आगे लिख भी दिया है, जिसे यहाँ रो एक नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब यहाँ एक नई चीज़ आई है बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध। आइए देखते हैं होता क्या है। ठीक, अब हमको अध्ययन करना है बेटा किसके बारे में, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। आइए देखते हैं कि आखिर ये विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है। अगर देखें बेटा तो अभी एक फार्मूला निकला है, R बराबर रो L बटा A। ये हमने निकालना है ना। अब इसमें हम लिख दें इफ़, यदि हम मान ले बेटा कि L का मान कितना है, 1 मीटर। जो चालक तार हमने लिया है वो क्या है बेटा, 1 मीटर लंबा है। ठीक, क्षेत्रफल मान लें, इसका एरिया मान लें कितना है बेटा, 1 मीटर स्क्वायर। कितना बेटा, 1 मीटर स्क्वायर। वैल्यू पुटअप कर दें तो क्या आएगा बेटा, R बराबर रो इंटू L का मान 1, A का मान कितना आएगा 1, यानी R बराबर क्या आ गया बेटा, रो। यानी ये क्या निकला, ये तो निकल आया कि प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध है। लेकिन कब, जब चालक की लंबाई कितनी हो बेटा, 1 मीटर हो और क्षेत्रफल
क्षेत्रफल कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। ठीक, अब अगर अच्छी परिभाषा निकालनी हो तो क्या कहेंगे, 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ही क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। एक बार फिर से देखें, 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले चालक का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक, क्या निकला बेटा, 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले चालक का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। यही किसकी परिभाषा होती है बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध की।